कोई शोधकर्ता किसी समाज की सारी बातें चोरी चुपके रिकॉर्ड कर ले और बाद में उन्हें दुनिया के सामने दिखा दे, तो क्या ये सही होगा? यहीं से शुरू होता है नैतिकता और निवंश विज्ञान का संबंध। निवंश विज्ञान समाज और संस्कृति का गहन अध्ययन करने की एक महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। इसमें शोधकर्ता किसी समुदाय, समूह या समाज के बीच रहकर उनके जीवन, व्यवहार, परंपरा और सामाजिक संबंधों को समझता है। लेकिन जब शोधकर्ता लोगों के निजी जीवन, संस्कृति और भावनाओं से जुड़ता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि शोध प्रक्रिया नैतिक सिद्धांतों के अनुसार हो। इसी कारण नैतिकता और निवंश विज्ञान का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान लीजिए एक शोधकर्ता किसी गांव में जाकर लोगों की परंपराएं, रिश्ते, त्योहार और रोजमर्रा की जिंदगी को समझना चाहता है। वह लोगों के घर जाता है, उनसे बातें करता है, उनकी खुशियां, दुख सुनता है और कई बार उनके बहुत निजी अनुभव भी जान लेता है। अब सोचिए, अगर शोधकर्ता उन लोगों की बातें बिना अनुमति के सबको बता दे या उनकी फोटो जानकारी गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले, तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए नैतिकता बहुत जरूरी है। नैतिकता और निवंश विज्ञान का मतलब है जब शोधकर्ता किसी समाज या संस्कृति का अध्ययन करे तो उसे सही, ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से करना चाहिए। नैतिकता का अर्थ शोध करते समय सही, निष्पक्ष, सम्मानजनक और जिम्मेदार व्यवहार करना। निवंश विज्ञान में नैतिकता यह सुनिश्चित करती कि शोध के दौरान किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्कृति को नुकसान ना पहुंचे तथा उनकी गरिमा और अधिकारों का सम्मान बना रहे। देखते हैं निवंश विज्ञान में नैतिकता का महत्व। पहला है प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। निवंश विज्ञान में शोधकर्ता लोगों की निजी जिंदगी और अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। नैतिकता का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाती है। नुकसान कौन कौन सा? मानसिक नुकसान, सामाजिक बदनामी, आर्थिक हानि, भावनात्मक तनाव। यदि शोध घरेलू हिंसा पर हो और प्रतिभागी की पहचान सार्वजनिक हो जाए तो उसे परिवार और समाज से समस्याएं हो सकती है। इसलिए शोधकर्ता को उसकी पहचान गुप्त रखनी चाहिए। दूसरा है प्रतिभागियों का विश्वास बनाए रखना। निवंश विज्ञान में शोधकर्ता और प्रतिभागियों के बीच विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि लोग शोधकर्ता पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे सही जानकारी साझा नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता गांव के लोगों से झूठ बोलकर जानकारी ले तो लोग आगे सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि ईमानदारी और सम्मान के साथ व्यवहार करें तो लोग खुलकर बात करेंगे। अगला है गोपनीयता और निजता की रक्षा। नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिभागियों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पारिवारिक समस्या या आर्थिक कठिनाई के बारे में जानकारी दी है तो शोधकर्ता को उसका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अगला है मानव अधिकारों का सम्मान। हर व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता, निजता का अधिकार है। नैतिकता इन अधिकारों की रक्षा करती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध साक्षात्कार देने के लिए मजबूर करना अनैतिक है। अगला है सही और विश्वसनीय शोध सुनिश्चित करना। जब शोध नैतिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है तो वह अधिक विश्वसनीय और प्रमाणित बनता है। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता जानकारी को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करे तो शोध गलत और भ्रामक हो जाएगा, लेकिन ईमानदार और निष्पक्ष शोध समाज के लिए उपयोगी होता है। है सांस्कृतिक सम्मान बनाए रखना। हर समाज और समुदाय की अपनी संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं होती है। नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि शोधकर्ता उनका सम्मान करे। उदाहरण के लिए, यदि किसी जनजाति में धार्मिक स्थान पर प्रवेश के विशेष नियम है तो शोधकर्ता को उन नियमों का पालन करना चाहिए। अगला है सामाजिक नुकसान से बचाव। कई बार शोध के परिणाम किसी समुदाय की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि शोध किसी समुदाय के प्रति गलत धारणाएं न फैलाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी समुदाय की केवल नकारात्मक बातें दिखाकर उसे असभ्य बताया जाए तो समाज में उसके प्रति भेदभाव बढ़ सकता है। अगला है
प्रतिभागियों की सहमति सुनिश्चित करना। नैतिकता के अनुसार शोध शुरू करने से पहले प्रतिभागियों को पूरी जानकारी देना आवश्यक है। उन्हें बताना चाहिए शोध का उद्देश्य, जानकारी का उपयोग, शोध की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए यदि किसी स्कूल में बच्चों पर शोध की जा रही है तो उनके माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक होगा। अगला है शक्ति असमानता को कम करना। शोधकर्ता और प्रतिभागियों के बीच सामाजिक या आर्थिक अंतर हो सकता है। नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि शोधकर्ता अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करे। उदाहरण के लिए गरीब या अशिक्षित लोगों को दबाव में जानकारी देने के लिए मजबूर करना अनैतिक है। अगला है संवेदनशील विषयों पर सावधानी। कुछ विषय बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव, गरीबी, लैंगिक उत्पीड़न। ऐसे मामलों में नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता किसी महिला से घरेलू हिंसा के बारे में पूछ रहा है तो उसे उसकी भावनाओं और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। शोधकर्ता की जिम्मेदारी बढ़ाना। नैतिकता शोधकर्ता को जिम्मेदार और संवेदनशील बनाती है। यह उसे याद दिलाती है कि शोध केवल तथ्य संकलन नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा कार्य। उदाहरण के लिए यदि किसी समुदाय की निजी जानकारी सार्वजनिक होने से उन्हें नुकसान हो सकता है तो शोधकर्ता को उसे गोपनीय रखना चाहिए। अगला है समाज और शोध के बीच बेहतर संबंध बनाना। नैतिक शोध समाज में शोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। उदाहरण के लिए यदि लोग महसूस करें कि शोधकर्ता उनका सम्मान करता है तो भविष्य में वे भी शोध में सहयोग करेंगे। अगला है शोध की निष्पक्षता बनाए रखना। नैतिकता शोधकर्ता को अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से बचने में मदद करती है। उदाहरण के लिए किसी संस्कृति को श्रेष्ठ या निम्न मानना शोध को पक्षपातपूर्ण बना सकता है। अब आगे देखते हैं इसकी नैतिक समस्याएं। पहला है गोपनीयता और निजता की समस्या। निवंश विज्ञान में शोधकर्ता लोगों के निजी जीवन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करता है। यदि यह जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो प्रतिभागियों को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी महिला ने घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी और उसका नाम सार्वजनिक हो गया तो उसे परिवार और समाज से खतरा हो सकता है। इससे निजी जानकारी जो है वो लीक हो सकती है, सामाजिक बदनामी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। अगला है सूचित सहमति की समस्या। कई बार प्रतिभागियों को यह पूरी तरह समझ नहीं आता कि शोध का उद्देश्य क्या है, उनकी जानकारी का उपयोग कैसे होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव के लोगों से बिना सही जानकारी दिए साक्षात्कार लिया जाए तो यह अनैतिक माना जाएगा। लोगों में भ्रम पैदा होगा, कमजोर वर्गों का शोषण होगा। ठीक है। शक्ति असमानता। शोधकर्ता और प्रतिभागियों के बीच सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक अंतर हो सकता है। इस कारण प्रतिभागी दबाव महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गरीब या अशिक्षित व्यक्ति यह सोच सकता है कि शोध में भाग लेना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। अगला है सांस्कृतिक गलतफहमी। यदि शोधकर्ता स्थानीय संस्कृति को सही तरीके से न समझे तो गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान को अंधविश्वास मान लेना जबकि वह समुदाय के लिए सम्मान और पहचान का प्रतीक हो सकता है। अगला है शोधकर्ता का पक्षपात। शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार, विश्वास जो शोध को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता पहले से मानता हो कि कोई समुदाय पिछड़ा हो तो उसका अध्ययन जो है वो निष्पक्ष नहीं रहेगा, परिणाम जो है वो गलत निकलेगा। अगला है प्रतिभागियों को नुकसान पहुंचने का खतरा। कई बार शोध के कारण प्रतिभागियों को सामाजिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के राजनीतिक राय सार्वजनिक हो जाए तो उसे सामाजिक या कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगला है भावनात्मक जुड़ाव की समस्या। लंबे समय तक क्षेत्र कार्य करने के कारण शोधकर्ता प्रतिभागियों से भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता गरीब बच्चों के साथ लंबे समय तक काम करे तो वह भावनात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इससे उसका निष्कर्ष जो है वो निष्पक्ष नहीं रहेगा। अगला है जानकारी छिपाने या बदलने की समस्या। कई बार प्रतिभागी डर, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण सही जानकारी नहीं देते हैं जिससे निष्कर्ष जो है वो गलत निकल जाता है। सही प्रस्तुति की समस्या। शोधकर्ता जिस तरह किसी समाज को प्रस्तुत करता है उनका प्रभाव लोगों की सोच पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी जनजातियों को केवल गरीब या पिछड़ा दिखाया जाए तो उसकी सकारात्मक विशेषताएं
छिप सकती है, इससे समुदाय की गलत छवि बन सकती है। अगला है बच्चों और कमजोर वर्गों पर शोध। बच्चों, महिलाओं या कमजोर समुदायों पर शोध करना नैतिक रूप से अधिक संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चों से साक्षात्कार लिया जाए तो उनके माता पिता की अनुमति आवश्यक होगी। अगला है डेटा का दुरुपयोग। कई बार संग्रहित डेटा का गलत उपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी समुदाय की निजी जानकारी को सभी के सामने ला दिया जाए तो इससे राजनीतिक नुकसान भी, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इससे नुकसान हो सकता है। अगला है शोधकर्ता की सुरक्षा। नैतिक समस्याएं केवल प्रतिभागियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि कई बार शोधकर्ता स्वयं भी खतरे में पड़ सकता है। उदाहरण के लिए यदि शोध किसी अपराध प्रभावित क्षेत्र में हो तो शोधकर्ता की सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है। अगला है निष्पक्षता बनाए रखना कठिन। जब शोधकर्ता किसी समुदाय के बीच लंबे समय तक रहता है तो उसकी व्यक्तिगत भावनाएं शोध को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता किसी समुदाय से अत्यधिक प्रभावित हो जाए तो उनकी कमियों को नजरअंदाज कर सकता है। नैतिकता और निवंश विज्ञान का संबंध। नैतिकता और निवंश विज्ञान का गहरा संबंध है, क्योंकि निवंश विज्ञान सीधे मानव जीवन और संस्कृति से जुड़ा होता है। यदि नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाए तो लोगों का विश्वास टूट सकता है, समाज को नुकसान हो सकता है, सोच जो है वो अविश्वसनीय हो सकता है। इसलिए नैतिक निवंश विज्ञान को जिम्मेदार अनुसंधान माना जाता है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। नैतिकता निवंश विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करती है कि शोध प्रक्रिया मानव अधिकारों, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी के अनुसार हो। निवंश विज्ञान केवल जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और संस्कृति को सम्मान पूर्वक समझने का माध्यम है। इसलिए निवंश विज्ञान जो है वो नैतिक सिद्धांतों का पालन करके ही शोध को विश्वसनीय, मानवीय और सामाजिक रूप से उपयोगी बना सकता है। चलिए अब इसको एक कहानी से समझे। एक बार चिंटू नाम का एक नया नया यूट्यूबर रिसर्चर था। उसका सपना था ऐसा वीडियो बनाओ कि रातों रात वायरल हो जाए। एक दिन उसे पता चला कि एक गांव में बहुत अनोखी परंपराएं होती। बस फिर क्या था, चिंटू कैमरा उठाकर गांव पहुंच गया। गांव में एंट्री। गांव पहुंचते ही चिंटू ने कैमरा ऑन किया और बोला, हेलो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं एक रहस्यमयी गांव में जहां लोग अजीब अजीब रस्में करते हैं। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे। तभी गांव के मुखिया आए और बोले, बेटा पहले नमस्ते तो कर लो, फिर बताना क्या काम है। चिंटू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके समाज को समझना चाहता हूँ। नैतिकता की शुरुआत। मुखिया बोले, ठीक है बेटा, लेकिन पहले सबकी अनुमति लेनी होगी। यहीं से शुरू हुई निवंश विज्ञान की नैतिकता, यानी लोगों की सहमति लेना, उनकी निजता का ध्यान रखना, उनकी संस्कृति का सम्मान करना। फिर गांव में एक त्योहार चल रहा था। सब लोग नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे। चिंटू भी एक्साइटमेंट में नाचने लगा, लेकिन नाचते नाचते उसका पैर फिसला और वह सीधे मिट्टी के गड्ढे में जा गिरा। पूरा गांव हंसने लगा। एक बच्चा बोला, अरे रिसर्चर भैया खुद ही रिसर्च का सब्जेक्ट बन गए। अब गांव वालों को चिंटू अच्छा लगने लगा। वे उससे खुलकर बातें करने लगे। यहाँ नैतिकता का लाभ, क्योंकि चिंटू ने लोगों का सम्मान किया, इसलिए गांव वालों ने उस पर भरोसा किया। इससे क्या लाभ हुआ, उसे असली और गहरी जानकारी मिली। लोग उससे खुलकर बात करने लगे। उसकी रिसर्च ज्यादा अच्छी हो गई। लेकिन फिर हुई गलती। एक दिन चिंटू ने सोचा, अगर मैं चोरी चुपके फनी वीडियो डाल दूं तो व्यूज बहुत आएंगे। उसने बिना पूछे गांव वालों की फनी क्लिप्स अपलोड कर दी। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन कमेंट्स में लोग गांव वालों का मजाक उड़ाने लगे। गांव वाले दुखी हो गए। मुखिया ने गुस्से में कहा, हमने तुम पर भरोसा किया था बेटा, तुमने हमारी इज्जत का मजाक बना दिया। यहाँ नैतिकता की कमी की सीमाएं। अब चिंटू को समझ में आया कि नैतिकता तोड़ने से क्या नुकसान होता है। लोगों का भरोसा टूट गया, समाज की निजता खत्म हो गई, सोच जो है वो अधूरी रह गई। कहानी का अंत। चिंटू ने तुरंत वीडियो डिलीट किया और गांव वालों से माफी मांगी। फिर उसने कहा, अब से कोई भी वीडियो बिना अनुमति के अपलोड नहीं करूंगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और इस बार चिंटू ने ऐसा वीडियो बनाया जिसमें गांव की संस्कृति का सम्मान था। वीडियो फिर वायरल हुआ, लेकिन इस बार लोग मजाक नहीं बल्कि गांव की तारीफ कर रहे थे।
इस कहानी से हमें समझ में आता है कि निवंश विज्ञान में केवल जानकारी लेना जरूरी नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और सम्मान की रक्षा करना भी जरूरी है। यही कहलाती है निवंश विज्ञान की नैतिकता। मुखिया ने लास्ट में कहा, बेटा ज्ञान वही अच्छा है जो इंसानियत के साथ हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।